हाय डियर स्टूडेंट, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना योगेश पटेल आप सभी को लेके आया हूँ क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में हम हाइड्रोकार्बन आज हम स्टडी करेंगे। सेकंड पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन, जो जनरली आप हाई स्कूल में भी पढ़ के आए थे कि अपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर आपने होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ा था, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर्स को भी पढ़ा था। जनरली यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? जनरली हाइड्रोकार्बन दो कम देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है दो टर्म से मिलकर बना हुआ, एक कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसका हाइड्रोकार्बन को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, यानी दो भागों में बांट दिया है। नंबर एक आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनसैचुरेटेड वाले में हमारे लिए अनसैचुरेटेड में तीन भाग हैं आपके, एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है। और सैचुरेटेड में अकेला कौन है? एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, अगर हम एल्कीन्स की बात कर लें तो एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n। और एल्काइन की अगर हम बात करें तो ये होता है CnH2n-2। और बेंजीन की अगर हम बात करें तो CnH2n-6 होता है। ये हमारे तीनों के जनरल फार्मूले हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास में दिया है सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड क्या होते हैं? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य होता है एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड की बात कर लो यानी एल्किन्स की बात करो तो एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, एल्किन्स कहलाएंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइंस कहलाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा भैया, बेंजीन वलय की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेंजीन वलय क्या होती है? 6 कार्बन होंगे और इसके अंदर अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होंगे, जो अल्टरनेट क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक या बेंजीन्स कहलाते हैं। तो एल्कीन की बात कर लेते हैं। एल्कीन को पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है, यानी पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशीलता। जिनकी क्रियाशीलता कैसी होती है? कम होती है, लेसर रिएक्टिविटी, यानी कि लिटिल एफिनिटी वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पैराफिन्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके आगे हमारे पास में एल्केन है, तो एल्केन के जनरल कैरेक्टर्स को देख लीजिए। एल्केन के भी दो कैटेगरी होती हैं, एल्केन और साइक्लोएल्केन्स। तो एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी बॉन्ड लेंथ जो है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। लॉन्गर होती है, जो कैसी? तो सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो एनर्जी होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है 82 किलो कैलोरी होती है। यहाँ पर देखिएगा एल्केन जो साइक्लोएल्केन्स है उनमें कार्बन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच का था, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, तो ये 1.12 एंगस्ट्रॉम होती है, स्मॉलर होता है। ऊर्जा जो होती है वो 99 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। एल्केन में कार्बन का संकरण जो होता है वो sp3 होता है, अतः इसकी आकृति जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और जैसे जैसे कार्बन संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो संकुचित होती चली जाती है, ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और बॉन्ड एंगल जो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इक्वल तो एकदम से फिक्स तो नहीं होता, कुछ इधर से उधर कुछ कम बढ़ ज़्यादा भी हो सकता है, बट 109 डिग्री 28 मिनट माना जाता है इसके बॉन्ड एंगल के लिए। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से पहले हम इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस को अगर हमें एल्केन्स बनाना है, प्रिपरेशन मेथड्स हैं एल्केन्स के, तो एल्केन्स में जनरल प्रिपरेशन मेथड्स में हमें आपको यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर बोर्ड सब क्रिया को पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड सब क्रिया क्या है? इस बोर्ड सब क्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं WURTZ, ये आ गई बोर्ड सब क्रिया। अब बोर्ड सब क्रिया जो होती है एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस है। इसमें क्या करते हैं? एल्काइल हाइलाइड के दो अणु, किसके? एल्काइल हाइलाइड के दो अणु सोडियम मेटल के दो परमाणुओं के साथ में, सोडियम मेटल के दो परमाणुओं के साथ में, और प्रेजेंस किसकी होगी? ईथर की प्रेजेंस होगी। वो भी कौन सा वाला? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके हायर एल्केन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हायर एल्केन। ये हायर एल्केन आ गया भाई। दूसरा इसमें हमारे पास में है फ्रॉम एल्कीन से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन की बात करिएगा तो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये देखिए भाई, ये कार्बन आ गया, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये R। यहाँ हमने क्या किया? एल्कीन में हाइड्रोजन का योग करा देते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन का योग करा देते हैं। और किसकी उपस्थिति में? रेने निकल की, रेने निकल की।
रहने निकल की जो उपस्थिति होती है इसमें हाइड्रोजन क्या करेंगे, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और इसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। तो ये हमारे क्या बन गया, एल्केन बन गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट है आपके पास में, ये एल्केन बनाने के जनरल मेथड्स थे। अब जनरल मेथड्स में यहाँ कोलबे क्रिया द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो कोलबे क्रिया में क्या होगा, ये तीसरा मेथड है हमारे पास में, कोलबे रिएक्शन होती है। अब कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, अब कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लेंगे हम, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। हमने यहाँ सोडियम साल्ट को लिया और इसके बाद जल अपघटन करा दिया, कितना, जल अपघटन, वो भी इलेक्ट्रोडोस के मध्य। जैसे इलेक्ट्रोड मध्य जल अपघटन कराया तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्केन प्राप्त हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, इसके साथ में KOH रिलीज हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, क्या बन गया, एल्केन बन गया। नंबर चौथा मेथड हो सकता है इसमें मोनो हेलो एल्केन से, फ्रॉम हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की बात कर लो, ये हमारे हेलो एल्केन आ गए। अब हेलो एल्केन में भी हम क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, अब चयन करा देंगे। अब जैसे ही अब चयन कराएंगे निकल रहने निकल की उपस्थिति में ही करा देंगे तो आपके पास में RH + HX बन जाएगा, ये आपका एल्केन प्राप्त हो गया। तो एल्केन बनाने की ये तो प्रोसेस आ गए, मेथड्स आ गए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखिए भाई यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, तो इसके अंदर पहला हेडिंग हमारे पास में पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। एल्केनों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। कौन से वाले क्वथनांक के मान बढ़ते हैं भैया, जिनमें साइक्लिक संरचना ना हो, यानी कि ब्रांच ना हो, ब्रांच ना हो। देखिए यहाँ पर मेथेन दे रखा है, एथेन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, ब्यूटेन दे रखा है, यानी मेथेन का सबसे कम, उससे ज़्यादा एथेन, फिर प्रोपेन, फिर उससे ज़्यादा ब्यूटेन का। परंतु ब्रांचिंग होने पर क्वथनांक का मान घटता है क्योंकि अणु की आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार होती जाती है और सतह का क्षेत्रफल घटता है। जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल घटता जाएगा आकृति गोलाकार होती जाएगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएंगे। देखिएगा भाई, एन पेंटेन का मैक्सिमम होगा, उसके बाद में आपका आइसोपेंटेन है उसका उससे कम हो जाएगा, नियोपेंटेन का सबसे कम हो जाएगा। बट कार्बन नंबर तो सभी में 5 ही है, इसमें भी 5 है, तो उनका अणु सूत्र सभी का समान रहेगा। बट क्या होगा, ब्रांचिंग के कारण, ब्रांचिंग के कारण क्या होगा, जियोमेट्री चेंज हो जाएगी, जियोमेट्री चेंज हो जाएगी तो आकृति में बॉन्ड का डिफरेंस आ जाएगा, बॉन्ड का डिफरेंस आ जाएगा तो BP घट जाएंगे। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्केनों के गलनांक के मान भी बढ़ते हैं, परंतु वास्तव में गलनांक के मान कार्बन परमाणुओं की पैकिंग पर निर्भर करते हैं। यानी किस टाइप की पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है, FCC पैकिंग है या BCC पैकिंग है, किस टाइप की पैकिंग है। यहाँ कह रहे हैं सम कार्बन परमाणु संख्या, सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केनों में कार्बन की पैकिंग विषम कार्बन परमाणु वाले एल्केन की तुलना में अच्छी होती है। देखिएगा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का भी वही केस है, वही सीन रहेगा सेम। जैसे जैसे क्या होगा, इनके विषम चक्रीय वाले, विषम वाले आ जाएंगे, ओड वाले जितने भी कार्बन परमाणु हैं वो आ जाएंगे, तो उनसे जगते, यानी सम वाला का मतलब है 1 3 5, एक ओड वाले आपके 1 3 5 7 9, उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और एक देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 वालों का ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ साइक्लोएल्केन्स की बात कर लेते हैं, फ्रॉम साइक्लोएल्केन, क्योंकि एल्केन भी थे हमारे पास, साइक्लोएल्केन्स भी थे। तो साइक्लोएल्केन्स को हम बनाने के लिए देखिए फ्रॉम साइक्लोएल्केन्स जो देख रहे हैं, एल्केन्स साइक्लोएल्केन का कैटालिटिक रिडक्शन करा देंगे हम। क्या कराएंगे, कैटालिटिक रिडक्शन कराने पर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये मेथड्स जनरली सारी बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से मैं इनको आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ। अब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती हैं, यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अब हाई टेम्परेचर पे सारी अब क्रियाएँ करा दी हमारे, यहाँ पर ले लिया साइक्लोप्रोपेन। अब ये C प्रोपेन आ गया आपका, जो साइक्लोप्रोपेन था, तो इस साइक्लोप्रोपेन में हमने क्या लिया, साइक्लोप्रोपेन। अब इस साइक्लोप्रोपेन को हाइड्रोजन और निकिल की उपस्थिति में हमने क्या करा दी, अब क्रिया करा दी। जनरली इसमें देखिएगा क्या हुआ कि
इसका जो फार्मूला होता है एल्कीन के समान होता है। जनरली कितना हाइड्रोजन कम होता है, दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दिए गए तो 2 बॉन्ड ब्रेक कर गया, 2 बॉन्ड ब्रेक कर गया तो CH3 CH2 CH3 बन गया। ये आपका आ गया प्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन के साथ में अगर साइक्लोब्यूटेन को जब ब्रेक कराएंगे तो प्लेटिनम की उपस्थिति होगी, और साइक्लोब्यूटेन को जब जैसे ही साइक्लोब्यूटेन को हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया प्लेटिनम ग्रुप की उपस्थिति में तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, रिंग टूट जाती है। इसके बाद में साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन का पैलेडियम की उपस्थिति में होता है, पैलेडियम की उपस्थिति में एन पेंटेन, यहाँ एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन प्राप्त हो गया। बट जनरली जैसे ही हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन जो होती है वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही साइक्लिक संरचनाएं आती हैं, हेक्साकेन की संरचनाएं आती हैं तो हेक्साकेन संरचनाओं की स्टेबिलिटी अधिक होती है। और स्टेबिलिटी रिंग दैट्स व्हाई डज नॉट डिस्क्लोज्ड। भैया जैसे जैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो रिंग के लिए डिसोसिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अप टू 5 मेंबर्ड रिंग विल ब्रेक। जनरली हम 5 कार्बन रखने वाली संरचनाओं के लिए ही तोड़ सकते हैं। दूसरा आ गया फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन का योग करा दिया। हमने एल्कीन ले लिया, देखिए भाई ये एल्कीन आ गया। हमने यहाँ हाइड्रोजन जोड़े, डबल बॉन्ड दे रखा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। हाइड्रोजन रेनो निकल की उपस्थिति है तो दोनों जो बैलेंसी जो बॉन्ड टूटेंगे उनकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन जुड़ते ही अब इसका क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, और एडिशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, एल्केन बन जाएगा। क्या बन गया, एल्केन। अब ये एल्केन बन गए। अब इन एल्केन्स की अगर हम बात कर लें, क्या बन गए, एल्केन। ये एल्केन हमें प्राप्त हो गए। अब रेने निकल क्या होता है, निकल के लिए एल्युमिनियम के साथ में क्या कराया जाता है, अब क्रिया कराई जाती है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो सोडियम एल्यूमिनाइट बन जाता है और निकल मुक्त हो जाता है। अब जैसे ही निकल मुक्त होता है तो इसे क्या करते हैं, धो लेते हैं, सुखा लेते हैं और बास कर लेते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है सैंडर्स रिजेंट के रूप में, सैंडर्स एडिशन कराने में। कौन सा वाला, सैंडर्स एडिशन कराने में, ठीक है। इसी वजह से इसे ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, अब बात भैया देखिएगा, और बहुत सारे सिंपल मेथड लेके आया हूँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा, जिससे आपको दिक्कतें ना हों। अब देखिए यहाँ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट की बात कर लेते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके लिए पढ़ रहे हैं, और मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ, क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ वैसे तो। बट बच्चों के लिए फिर भी बहुत दिक्कतें हो रही थी कि इनके नोट्स लिखने में, उनके कन्वर्जन में, कि कुछ कन्वर्जन जी हैं जो भी बहुत परेशान करते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है, RMgX की बात कर लो। RMgX से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे हमारे पास में। भैया देखिए मैग्नीशियम के साथ में है, और मैग्नीशियम के साथ में R की जगह पे आपका एल्काइल समूह के कोई भी मेंबर हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, यहाँ तक कि फिनाइल भी हो सकता है, और X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई भी हो सकता है। सारे के सारे हैलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जा सकता है इनके लिए। अब यहाँ देखिए जीरो बिटिंग ऑफ द मेथड्स ऑफ एल्केन्स, और ये बात है यह एल्केन्स बनाने के बहुत ही टॉप क्लास के मेथड्स लेके आया हूँ। एक ही रिएक्शन से हम देखो सारे समझ लेंगे। देखिए जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसके साथ देता है, एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड के साथ में कराई जाती है, तो प्रोडक्ट के रूप में एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए एक्टिव हाइड्रोजन अटैच विद मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, जो हाइड्रोजन आइटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच हो जाएगा, फ्री वाला है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ जैसे ही हमने RMgX ले लिया, तो RMgX में मैग्नीशियम से ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, R की होती है, क्योंकि यहाँ कार्बन को मान लेंगे हम, किसको मानेंगे, कार्बन के लिए। R के स्थान पे हमारा CH3 हो जाएगा, और Mg, और ये आपका X हो जाएगा, हैलोजन। अब हैलोजन के वक्त और कंपेयर में नहीं देखना है, मैग्नीशियम के और कार्बन के कंपेयर में देखना है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी कम होगी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन के लिए अपने साथ ले लेगा, अपने साथ जोड़ेगा। जैसे ही हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ में हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तब भी इसने क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में दे दिया, ग्रिग्नार्ड रिजेंट ने वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तब भी हमें क्या दे दिया है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। अमोनिया के साथ भी वही देगा, और अमीन्स के साथ में भी, सेकेंडरी अमीन के साथ में भी, एल्काइंस के साथ में भी, और ये आपके फ्रॉन्स आ गए उनके साथ में भी, और इधर आपके HCl के साथ में भी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, सभी में क्या देगा, एल्केन दे देगा। क्या दे देगा, एल्केन देता है। इन सभी में से किसी के साथ भी अभिक्रिया करा दो एल्केन दे देगा। क्यों, क्योंकि इनके एक्टिव हाइड्रोजन्स को ले लेगा, और एडिशन कंपाउंड्स के रूप में वाटर के साथ में कराओगे तो क्या दे देगा, आपको दे देगा MgOHX,
अब जैसे ही हमने अल्कोहल के साथ में करा दिया तो अल्कोहल के साथ में भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होते ही क्या बना लेगा ROMGX, सारे के सारे एल्केन्स देता चला जाएगा। इसी प्रकार बाकी सबके साथ में भी देगा। अब यहाँ देखिएगा दूसरी चीज़ ये है, जैसे ही हम एल्काइन के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें तो एल्काइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन, देखिए एल्काइन वो भी कौन सा वाला, जिसके अंदर के चेन कैसी हो, लंबी चेन हो, कैसी हो, लंबी चेन हो। अब जो लंबी चेन है तो वहाँ एडिशन होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं। जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे टर्सरी अमीन्स के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं देगा, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ तो देगा पर टर्सरी के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि टर्सरी अमीन्स के पास में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो क्या कहते हैं भैया, एक्टिव हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, उसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके बाद में देखिए भाई हमने इसके ऊपर एक कन्वर्जन ले लिया है। सबसे पहले हमारे पास में एथेन है, एथेन को हमने ब्रोमीनीकरण कराया तो ए प्राप्त हो गया। अब ए की जैसे हमने यहाँ क्रिया कराई तो ए के रूप में हमारे लिए कौन मिल जाएगा, ए भाई साहब जो ऐसे मिलेंगे वो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण होगा तो ए के रूप में आपको मिल जाएगा मिथाइल ब्रोमो एथेन। और ब्रोमो एथेन हमें जैसे प्राप्त हुआ तो ब्रोमो एथेन के लिए हमने सोडामाइड को ले सकते हैं, एल्कोहलिक कास्टिपोटास को ले सकते हैं। तो जैसे ही एल्कोहलिक कास्टिपोटास या सोडामाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, यानी कि एल्कीन में भी कौन सा वाला, 2 कार्बन वाला एल्कीन, यानी एथिलीन मिल जाएगा। अब जैसे तीसरा हमारे पास में प्रोडक्ट है, जब जैसे ही हमने जो हमारी एथिलीन था उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण करा दिया, क्या करा दिया, ब्रोमीनीकरण। अब इसका जब ब्रोमीनीकरण हुआ तो इसने क्या किया, इसके बीच में जो बॉन्डिंग थी तो बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद सी कंपाउंड के रूप में इसने दे दिया आपके लिए 1,2 ब्रोमो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन दिया। अब ये डाई ब्रोमो एथेन जैसे हमें प्राप्त हुआ तो डाई ब्रोमो एथेन को हमने पुनः सोडामाइड के साथ रिएक्ट करा दिया, और जैसे ही हमने रिएक्ट कराया सोडामाइड के साथ में तो इसने एक कंपाउंड और दे दिया हमारे लिए, वो भी बड़ा बेहतरीन सा कंपाउंड दिया इसने। अब जो कंपाउंड के रूप में दिया वो हमारे पास में क्या था, एसिटिलीन था। जो डी कंपाउंड आपका था वो क्या था, एसिटिलीन। डी कंपाउंड के रूप में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो आपका है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन दिया। अब एसिटिलीन जो था वो डी कंपाउंड आ गया। अब इसके बाद में देखिए इसे हमने क्या कर दिया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, और रेड हॉट कॉपर ट्यूब में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलकीकरण। और बहुलकीकरण पे इसके 3 अणु भाग लेते हैं, इसके एसिटिलीन की जब एसिटिलीन के 3 अणु भाग लेते हैं तो ई कंपाउंड के रूप में हमें मिल जाता है बेंजीन। कौन मिल जाता है, बेंजीन, यानी कि C6H6। अब C6H6 तो हमें ई कंपाउंड के रूप में प्राप्त हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने AlBr3 की उपस्थिति में करा दी। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, AlBr3 की उपस्थिति में। अब इसका ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, Br के साथ में होगा तो ये ई कंपाउंड से F कंपाउंड के रूप में मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये भैया आपको ब्रोमोबेंजीन मिल गई, Br, यानी कि इसका जो फार्मूला होगा C6H5Br भी होगा, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब ये ब्रोमोबेंजीन जैसे हमें प्राप्त हुआ उसको हमने ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ करा दिया, और ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ हमने ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करा दी। तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिजेंट यानी कि मैग्नीशियम के साथ में हो रही है, किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, तो जी कंपाउंड के रूप में कैसे दे देगा, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट बना देगा, यानी कि C6H5MgBr बना दिया। और C6MgBr को हमने पुनः किसके साथ में, सेकेंडरी अमीन के साथ करा दिया। और सेकेंडरी अमीन जो था उसके पास में क्या था, एक्टिव हाइड्रोजन था। अब इसके पास में था एक्टिव हाइड्रोजन, अब एक्टिव हाइड्रोजन चला गया इसके पास में तो फिर से हमें कौन मिल गया, बेंजीन मिल गया, ये C6H6 मिल गया। और बाकी जो कंपाउंड था बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट के रूप में निकला CH3 का होल ट्वाइस एंड सिंगल बॉन्ड MgBr, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया तो हमारा GH कंपाउंड के रूप में भी बेंजीन प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखिएगा भाई आगे हम बात कर लेते हैं इन श्रृंखलाओं के थोड़े से जो और क्वेश्चंस टाइप हैं, उन क्वेश्चन टाइप को देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से। हमें तो मेन मेरा यही है कि आप बच्चे हमारे बिना फालतू का सब्सक्रिप्शन लिए अपने पैसे वेस्ट बिना किए हुए आगे एग्जाम के लिए और बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छा कर पाएँ। देखिए यही कारण है कि हमने यहाँ पर दिया है, कारण दे दिए हैं, रीजन दे दिए हैं। सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन के गलनांक का मान अपने आसपास के विषम कार्बन परमाणु वाले एल्केनों से अधिक होता है। क्यों होता है, देखिए भाई ये हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये आपके बढ़ता हुआ क्रम आ गया। यहाँ MP की बात कर लेते हैं, कार्बन के एक कार्बन वाला था उससे 2 का ज़्यादा, 3 का ज़्यादा, 4 का ज़्यादा, 5 का ज़्यादा, 6 का ज़्यादा, जनरली हम इस तरह से लिख देते हैं, बट जो क्या है सही नहीं है। तो सम कार्बन वालों की बात कर ले रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा एक का उस एक देखिए वन का कार्बन, जिसमें मेथेन है, मेथेन के बाद में प्रोपेन हो गया, प्रोपेन के बाद से ज़्यादा किसका होगा, प्रोपेन से ज़्यादा एथेन का हो जाएगा, एथेन के बाद देखिए पेंटीन है, पेंटीन से ज़्यादा ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन से ज़्यादा देखिए हेप्टेन होगा, हेप्टेन से ज़्यादा हेक्सेन होगा। यानी विषम वालों से सम कार्बन, यानी इवन नंबर का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साखन होने पर एल्केनों के गलनांक के मान भी घट जाते हैं। एल्केनों में कोई ध्रुवीय गुण उपस्थित नहीं होता है, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए भाई, अच्छे से लिख लिए, नहीं होता है। यही कारण है कि ये जल में पूर्णतः अविलय होते हैं, क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट, और इनके गलनांकों और क्वथनांकों के मान ईथर, कार्बोनिल यौगिक, हेलोएल्केन, अल्कोहल से भी कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी एमपी की गणना करते समय भी एल्केन के समान ही नियम लागू होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी इन्हीं नियमों को फॉलो करता है। अब कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नोट करके हमने ये दे दिया हुआ है, स्टार बना रखा है इसी वजह से कि आपको CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह दलहनी, दलदली और नमी युक्त वातावरण में पाई जाती है। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें जल्दी से प्राप्त हो सके।